जय हिंद सभी को। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 का पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ लिया। बायोमैकेनिक्स के बाद हम लोग न्यूटन्स के तीनों लॉ लॉ ऑफ मोशन देख लिए। उसके बाद हम लोग एक स्वाति टॉपिक कवर माइक किए, म्यूट कर दो। लीवर्स। हाँ, सर स्वाति माइक म्यूट कर दे। उस कोई नहीं, कर बैकग्राउंड दी। वॉइस वॉइस आ रही है तो आपका मिक्स हो जा रहा है अच्छा उसमें। अच्छा, कर दी कर दी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने लीवर्स को पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लीवर्स पढ़ लिया। उसको विथ एग्जांपल्स देख लिया। स्पोर्ट्स में उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो भी देख लिया कि क्रिकेट बैट में क्लास 2 का लीवर अप्लाई होता है, क्लास 1 का कौन सा होता है, क्लास 3 का कौन सा होता है। वो सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। अब ये बहुत ही अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब होता है स्टेबिलिटी, बैलेंस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कि जब भी हम बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में बात करते हैं जब भी हम, तो उसका मतलब हम लोगों का ये होता है कि उसका मतलब है बैलेंस। आप कोई भी स्पोर्ट करो, उसमें आपको बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना बैलेंस के आप कोई भी स्पोर्ट्स अच्छे से नहीं कर पाओगे, इवन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपका बैलेंस ही नहीं होगा तो फिर आप गिर जाओगे बार बार। ठीक है, जब हम बैलेंस को जानना चाहेंगे तो हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बैलेंस बनता कैसे है या इक्विलिब्रियम मिलता कैसे है, तो इसको देखिए यहाँ पे। जब भी मान लीजिए एक एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक ब्लू वाला जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके चारों तरफ से देखिए, हर तरफ से फोर्स लग रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जितनी भी अपोजिट साइड की डायरेक्शन वाली फोर्सेस हैं, है ना, तो वो एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट करती हैं। ठीक, तो जब वो उसको कैंसिल आउट कर देती हैं, तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। तो उसे हम इक्विलिब्रियम पे आ, समझ गए। सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाला जो पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके जितनी भी अपोजिट डायरेक्शन वाली जितने भी इसके फोर्स लग रही हैं, ठीक है, जितनी भी फोर्स लग रही हैं, तो ये सारी एक दूसरे की फोर्स को, एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर दे रही हैं। ठीक है, तो जब ये कैंसिल आउट हो जा रही हैं, तब ये जा करके क्या हो जा रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। मतलब कि तब हम बैलेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, लिखा भी है इसमें। सर स्क्रीन दिख नहीं रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं। अरे, दिख तो रही है सर, अब दो दिख रहे हैं वो है, हाँ, लेकिन दिख यस रही सर। है। अब यस। हो गया सही? यस सर। ठीक है, तो अब ये वाला देखो, कोने में देखो, मैंने बनाया है ना एक एरो एरो। तो जो एरो वाला एरिया है ना, इसी को मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे के डायरेक्शन में जितनी भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस लग रहे हैं, वो लोग अपने एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम क्या है, इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबिलिटी या बैलेंस। इसके बाद लिखा है equilibrium is defined as a state of balance or a stable situation where opposite forces cancel each other out and where no changes are acquiring। ठीक है, तो बैलेंस बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा सा हमने पीछे भी बताया था। ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बेसिकली जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। नॉर्मली ये बॉडी के मिड में होता है, इधर साइड में हम लोगों के ज्यादातर नाभि के आसपास, नाभि के एरिया के आसपास जो है हम लोगों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा होता है, जिस जगह पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं साइड वेज ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इधर साइड जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, तो इस सिचुएशन में हमारा जो जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं,
तो वो भी पॉइंट मूव करेगा थोड़ा सा। तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो पॉइंट जो होता है, जिसकी हेल्प से हम बैलेंस कर पाते हैं। जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं इधर उधर मूव करता रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिंपल बैलेंस करना, स्टेबिलिटी। जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस को कैंसिल आउट होती हैं, तो वो जा करके हम लोगों को इक्विलिब्रियम मिलता है। समझ गए? इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं डायनेमिक। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टैटिक डायनेमिक बैलेंस वाला, जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़े थे इस चीज को। दिव्यांश भी आ गया। ठीक है। तो जब हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 पिछले साल 11th में, उसमें हम लोग एक टॉपिक था बैलेंस। तो बैलेंस में हम लोगों ने स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस दोनों पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में भी लगभग वही चीजें हैं। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है कि एक जगह पे बैठे बैठे स्टिल होकर के, ठीक है, जब हम बैलेंस करते हैं तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक। एक जगह पर बैठे बैठे बैलेंस करना, स्टिल हो करके। एक चेयर पे बैठ गए तो वो एक जगह पर स्टिल है चेयर। ठीक है। तो चेयर तो कहीं मूव नहीं कर रही है तब भी, लेकिन हम वहां बैठे हुए हैं, बैलेंस हैं, हम बैलेंस हैं। ठीक है। तो वो एक ही जगह पर जब बैठे बैठे हम बैलेंस करेंगे तो हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे आते हैं। और जब डायनेमिक डायनेमिक होता है, उसमें हम लोग मूव करते 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 हैं। और एग्जाम्पल ये वाला देखिए, ये दो पोल हैं ब्लैक वाले, ग्रे वाली बीच में रस्सी है, और इस पे एक छोटी सी बच्ची जो ऐसे करके रोड पर वो करती है ना, करतब दिखाती है। उसके हाथ में डंडा भी कई बार रहता है। तो वो जो मूव कर रही होती है, मूव करते हुए अपना बैलेंस बनाई हुई है। ठीक है। वो डायनेमिक में आता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया स्टैटिक और डायनेमिक में? अब हम लोग स्टैटिक के हम लोग कुछ उसको देख लेते हैं, एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है। ये सारे नोट्स में ही है। ठीक। कि स्टैटिक वो होता है जब इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता है, रोटेट नहीं करता है, और एकदम मोशनलेस होता है, कंप्लीटली मोशनलेस होता है, उसको हम लोग स्टैटिक में कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए, जब रनर है, स्प्रिंटर है, रेस लगाने जाता है तो एक पोजीशन पे वो होल्ड होता है। ठीक है। तो जिस पोजीशन पे वो होल्ड हो रहा है, उस पर भी तो उसका बैलेंस तो बना ही हुआ है ना? तो इसी बैलेंस को हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो या रोटेट ना कर रहा हो, कंप्लीटली मोशनलेस हो, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक। अब इसमें ये एक पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है, तो ये स्टैटिक है। ठीक। इसमें लिखा भी हुआ है स्प्रिंटर का, देखिए, ऑन द स्टार्टिंग ब्लॉक बाय द स्प्रिंटर। फिर देखिए क्रिकेट में, ये देखिए, कवर कवर ड्राइव मारा हुआ है, तो जब एक पोजीशन होल्ड हो गई यहां पर आकर के, तो वो एक बॉडी बैलेंस किया होगा। अगर हमारी बॉडी में बैलेंस ना हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हो, तो हम ऐसे मारेंगे और गिर जाएंगे तुरंत। ठीक है। रेसलर्स को देखिए, एक समय में एक टाइम पे ऐसा आता है कि दोनों लोग एक दूसरे को इस तरह से होल्ड किए रहते हैं। ठीक है। तो उसमें भी ये स्टैटिक में आता है आपका। ये एग्जांपल्स में हम लोग लिख सकते हैं इन तीनों को। सेम चीज डायनेमिक में है, मूवमेंट में हो रहा है बैलेंस, इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे भागते हुए, साइकिलिंग करते हुए, मूवमेंट है, फुटबॉल की ड्रिबलिंग करते हुए, ये देखिए तीनों एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है ये तीनों। ठीक। तो इन तीनों, तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिंपल सी चीज है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक का मतलब स्थिर एक जगह पर बैलेंस करना, और डायनेमिक का मतलब मूवमेंट के साथ बैलेंस करना। अब इस जगह पर ये होल्ड है, अभी दौड़ेगा तो बाद में, लेकिन अभी ये स्टैटिक स्टैटिक में है। ये जो स्प्रिंटर है वो भी स्टैटिक में है। जब दौड़ना स्टार्ट करेगा तब स्टैटिक से वो डायनेमिक में चला जाएगा, लेकिन अभी तो ये स्टैटिक है। ठीक है। क्योंकि एक पोजीशन पे वो होल्ड किया हुआ है। देखिए इसमें लिखा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच। अच्छा नहीं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ गए हम लोग। इसके क्वेश्चंस नहीं है क्या? नहीं, इसमें नहीं दिया है क्वेश्चन। मेन इक्विलिब्रियम सिर्फ इतना ही है
स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक का मतलब बता दिए हैं, एक जगह स्थिर, डायनेमिक का मतलब मूवमेंट के साथ। ठीक, एग्जाम्पल में स्टैटिक का अच्छे से लिख दीजिएगा। स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल्स को लिखिएगा, चेयर वाले एग्जाम्पल्स को अवॉइड करिएगा, कि एक बैट्समैन जब क्रिकेट शॉट ले रहा होता है, या फिर जब एक स्प्रिंटर रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक पोजीशन में रहता है, रेसलर जब रहता है, इन सारी चीजों को हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पे पूरी बॉडी का मास वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। जब साइज या शेप चेंज होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करता रहेगा। समझ में आ गया? अब देखिए, ये ये सीसॉ वाला बना है ना यहाँ पे, तो इसमें एक तरफ वेट है, दूसरे तरफ वेट है, दोनों तरफ है, तो बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक, इसी का देखिए इमेज दिखाते हैं हम आपको। ये दिख रहा है सबको? यस सर। अब देखिए, जब सीधे खड़ा है इंसान, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बताया था ना, नाभि की तरफ होता है। देखिए रेड पॉइंट, देखिए नाभि की तरफ है। अब देखिए इसने वृक्ष आसन कर लिया, पैर मोड़ लिया। अब हल्का सा देखिए, हल्का सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर मूव हुआ। जैसे मैंने बताया था ना कि जब मैं इधर मूव हो रहा हूँ, इधर मूव हो रहा हूँ, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं मूव होता है, साइड बाय साइड। अब इसने, ये कौन सा आसन है, वॉरियर पोज किया। तो वॉरियर पोज में, या त्रिकोण आसन है शायद ये, शायद त्रिकोण आसन है। तो इस पोज में देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आ गई, नीचे आ गई। ठीक है। तो जिस जगह पे बॉडी का पूरा मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उस जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और जब हम लोगों का साइज या शेप चेंज होता रहता है, जैसे सीधे खड़े थे तो हम इस तरह से थे, जब हमारा बॉडी का साइज चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पैर ये मुड़ गया इसका, तो देखिए इसका चेंज हो गया साइड। ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ये वाली स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। चलो ठीक। तो इसमें क्या लिखा है? हाँ देखिए, लिखा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू बी अ कंसंट्रेटेड। ठीक है। मैंने इमेज इसलिए यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि मुझे याद रहे कि मुझे इमेज दिखानी है। इट मीन्स द मास सेंटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन मैनी स्पोर्ट्स स्किल। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, एग्जाम्पल्स में क्या है। एक रेसलर है, स्नैच करते समय, कहाँ गया रेसलर, देखिए ये रेसलर को देखिए, ये स्नैच कर रहा है इसको, है ना। For wrestler in snatch and jerk, the winding of legs, lowering of the body, maintain stability, makes center of gravity come down। अब इसने अपने आप को डाउन कर लिया, झुका लिया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम इसके बीच में आ गई होगी। अब क्या होगा, इसका जो अपोनेंट है, इसको मूव करने में इसको बड़ी कठिनाई होगी। जो ऊपर है ना ऑरेंज वाला, इसको मूव करने में बहुत कठिनाई होगी उसको। ठीक, वॉलीबॉल का हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वॉलीबॉल में जब हम लोग, बॉल आ रही होती है, या तो हम देखिए दोनों, इस लड़कियों को देखिए, दोनों नी इनका बेंड है। ठीक है, दोनों नी बेंड है, बॉडी एकदम बैलेंस। अगर बॉडी में बैलेंस ही ना हो, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हो, तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो क्या हम इस तरीके से एक जगह पे होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे तुरंत हम लोग। ठीक है, तो वॉलीबॉल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
हम लोग लिख सकते हैं, बास्केटबॉल में लिख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल, कि स्पोर्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बास्केटबॉल में भी काफी इसमें रोल प्ले है। कि जब हम लोग डिफेंस करने लगते हैं तो हम लोग की बॉडी हल्की सी बेंड होती है, हम लोग धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करते हैं। अगर हमारे बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं अच्छे से वर्क करेगा, हम लोग अच्छे से अगर बैलेंस नहीं करेंगे, तो वो भी हम लोग अच्छे से स्पोर्ट्स नहीं प्ले कर पाएंगे। ठीक। हाँ देखिए, लिखा भी बास्केटबॉल वॉलीबॉल दोनों का लिखा है, हाई डिफेंस स्प्रेड में भी एक काम आता है। ये सब एग्जांपल मैं इसका नोट्स भेज दूंगा। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन स्पोर्ट्स। क्या क्या हेल्प करता है? एथलीट को मूव करने में हेल्प कर रहा है इसमें। ठीक है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, स्पोर्ट्स में एथलीट को एक्सिलरेट करने में, अब देखिए देखिए जमाइका का ये स्प्रिंटर है, और इसको मूव करना है, तो इसको मूव करने में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको इमेज पता नहीं दिख रही है कि नहीं, मैं इसको जूम कैसे करूं? हाँ, जूम हो गया। ये दिख रहा है? अब ये इस समय इसकी जो बॉडी है, इस समय इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर साइड पे है, देखिए पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। तो एथलीट को एक्सेलरेट करने में भी हम लोगों को हेल्प मिलती है इससे। किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने में एथलीट को हेल्प मिलती है। किसी चीज को लिफ्ट करने में एथलीट को हेल्प मिलती है। किसी चीज को पुल करने में एथलीट को हेल्प मिलती है। ये सारी चीजें हम लोगों को ये सारे एप्लीकेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने एक चीज ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया है और एक ट्रायंगल मैंने उल्टा बना दिया है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे की तरफ होगा, उतना अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा, और जितना ऊपर की तरफ होगा, उतना ही मुश्किल होगा हमें बैलेंस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। और अगर हम इस तरीके से बनाएंगे ट्रायंगल को, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं यहाँ होगी। तो अब इसके अंदर ज्यादा अच्छा बैलेंस होगा कि इसके अंदर ज्यादा अच्छा बैलेंस होगा? जाहिर सी बात है, इसके अंदर ज्यादा अच्छा बैलेंस होगा, क्योंकि वो तो उल्टा है, इस पे टिका है। ठीक है। तो यहाँ पे जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी हमारे, उतना ज्यादा बॉडी में बैलेंस देखने को मिलेगा। और जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ होगी, उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमें बैलेंस करना। सिंपल सी चीज है इसमें। ठीक है। ये बुक में ट्रायंगल वाला नहीं दिया होगा, इसमें भी नहीं दिया है, सो बनाया है। और एग्जांपल्स देख लीजिए। और एग्जांपल्स क्या है? इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल and volleyball, high defense players spread their legs to lower the center of gravity towards a base to occupy a better position against the offensive player. जब भी हम डिफेंस करते हैं, सिर्फ बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में नहीं, इवन फुटबॉल में भी जब हम डिफेंस करते हैं, सामने से कोई ड्रिबल करते हुए आता है या बास्केटबॉल को ड्रिबल करते हुए आता है, तो जब हम पीछे की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, डिफेंस कर रहे होते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले होता है। क्योंकि अगर हम क्योंकि वो क्या करता है, जो अटैकर है, वो तो बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में बार बार लेकर के जाएगा, ताकि हम कहीं ना कहीं उससे डॉज खा जाएं, है ना? तो डॉज देने के लिए वो कहीं ना कुछ स्किल्स करता रहेगा। हमारे अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी, एक बार इधर जाएगा, अचानक से इधर जाएगा और मैं इधर गिर जाऊंगा, है ना? तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन सारे गेम्स में बहुत ज्यादा, सभी गेम्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक। इसमें भी देखिए, इसमें भी लिखा है, wrestler falls on the mat with arms, knees, and legs spread on the mat to get a proper balance position. This position makes it difficult for the opposite player to move him. जैसा भी मैंने बताया था इनकी फोटो दिखा करके, ये प्रॉपर एक देखिए, अपना हाथ पैर पूरा एकदम जमीन पर रख लिया है, प्रॉपर एक बैलेंसिंग पोजीशन में आ चुका है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी इसको मतलब बना लिया हुआ है। अब इसके जो अपोनेंट है ऊपर है, ये उसको बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको उठाना। ठीक है, इसको मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक।
वॉलीबॉल में है, बताए थे। चलिए क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए। When the sum of force acting upon the object and sum of the movement acting upon the body is both equal to zero, then the body is said to be in, क्या है इसका आंसर? इक्विलिब्रियम। और कोई जवाब देगा? इक्विलिब्रियम सर। अच्छा है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में ये देख लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा है। ये देखिए, द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, इधर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग मस्ट बी जीरो। ठीक, ये सारी चीजें, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम होगा। बहुत अच्छे। द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ फोर्स, पोजिशन ऑफ द बॉडी, पोजिशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्स, पोजिशन ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन क्या था सर? Position of force. The position of the center of gravity changes depending upon the, कब चेंज होती है? सर बी और डी में कंफ्यूजन है, ज्यादा बी लग रहा है। देखिए हमने क्या बोला था, जब बॉडी का मूवमेंट होगा, ठीक है, जब बॉडी की पोजीशन, बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का शेप जब चेंज होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? फोर्स तो देखिए हो ही नहीं सकता। ठीक, तुम कह रही हो सी, पोजीशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्स, नहीं, फोर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फोर्स की बात स्टेबिलिटी नहीं हो होगा रही, सर। फोर्स का इससे क्या लेना देना। ठीक, पोजीशन ऑफ स्टेबिलिटी भी नहीं है। ठीक, इसमें तो पूछा है कि कब चेंज होगा, किस पे निर्भर करता है। तो जब बॉडी हमारी, पोजीशन ऑफ द बॉडी, जब हमारी बॉडी की पोजीशन के हिसाब से, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, जैसे वो स्प्रिंटर जब रनिंग कर रहा था तो उसका कहाँ पे था? साइड में आ गया था एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीधे खड़ा था तो बीच में था। ठीक, वृक्षासन में कर रहे थे तो हल्का सा और इधर आ गया था, जो पैर मोड़ा था। त्रिकोणासन में हम्म। एकदम साइड में आया था। तो वो किस पे निर्भर करता है? पोजीशन ऑफ द बॉडी पे निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आया? ये सर आ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द वेट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस। वेट, फोर्स, बैलेंस, वेलोसिटी। वेट। वेट, बहुत अच्छे, सही जवाब। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, इस टॉपिक में क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आप किसी बॉल को फेंकोगे तो वो थोड़ी दूर पर जाकर के रुक जाएगी। ठीक, जबकि लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा, नहीं सर वो तो बढ़ चलती रहनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड में, वो तो चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, लेकिन कहीं तो रुकती है। तो जब वो रुकती है, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। समझ गए? जैसे हमने जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था तो थोड़ा सा मैंने फ्रिक्शन वर्ड को यूज किया था उस समय। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी है। पर कोई ना कोई तो फोर्स लग रही होती है ना, जब बॉल मूव कर रही है तो कभी तो रुकेगी, तो कोई ना कोई जो फोर्स यूज हो रही है उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स उसमें यूज होती है। स्क्रीन देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। फ्रिक्शन हमेशा जिस तरफ से, मतलब जिस डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में, या जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लग रही है उसको ही फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट से जो भी फोर्स आकर लग रही है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड से आकर लगती है मूविंग ऑब्जेक्ट के, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें कहीं दिया है? हाँ दिया है। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि जब आप हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे, रब करेंगे, तो वो गर्म हो जाता है ना। जब आप बॉल को रोल करेंगे सरफेस में, तो इट वुड कम टू रेस्ट आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, वो थोड़ी देर में रुक जाती है बॉल। समझ गए? फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं देख लीजिए।
फ्रिक्शन टोटल तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होते हैं काइनेटिक, और एक होते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट पे, 10 मिनट बचा है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक ट्राइपॉड रखा है, ठीक है। तो वो क्या है कि कैमरा आगे की तरफ नहीं गिर रहा है, कहीं पीछे की तरफ नहीं गिर रहा है, इधर नहीं गिर रहा है, उधर नहीं गिर रहा है, कहीं पे भी वो नहीं गिर रहा है। कैमरा क्या है, स्टिल है, एक जगह पे फिक्स है। तो एक फोर्स उसको रोका हुआ है ना, तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फोर्स जो है वो तो फ्रिक्शन ही है, लेकिन फ्रिक्शन में भी जो तीन पार्ट है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक जगह पे स्टिल है जो चीज, उस जगह पे हम लोग जो फोर्स करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। एक जगह पे फिक्स चीज पे अगर फोर्स लग रही है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए? हम्म। अब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में टोटल दो पार्ट है, ठीक है। एक स्लाइडिंग है और एक रोलिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ गए ना, एक जगह पे जो स्टिल है, ठीक है, उस पे जो फोर्स लग रही है। जैसे मैंने बताया कि एक ट्राइपॉड है सामने, उस पे अगर कोई फोर्स लग रही है तो मतलब उस पे अगर कोई फ्रिक्शन लग रहा है तभी वो स्टेबल है, ठीक है, तभी वो रुका हुआ है, नहीं तो इधर उधर गिर जाएगा ना। तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है इसमें, देखते हैं। It occurs when force is applied to an object and the moving and object moves. It includes three different types of friction. तीन टाइप हैं इसके। आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो मूव करने लगा, तो उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन बोल देंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस पे भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन में आएगा, ठीक है। लेकिन इसके जो तीन पार्ट हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक। एक बैठे हुए व्यक्ति को आपको मूव करना है, ठीक, उसे पुश या खींचना है, पुश करना है या फिर खींचना है। तो ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा कि मैं पलथी मार के बैठ जाऊं, मुझे खींचना है या ढकेलना है तो ढकेल नहीं पाएंगे। तो कई लोग क्या करते हैं कि जमीन पे गमछा बिछा लिए, चादर बिछा लिए, अब उसके ऊपर उसके ऑब्जेक्ट को रख दिए, अब उस चादर को खींच रहे हैं हम, ठीक। तो वेट तो मेरा है पूरा, ऑब्जेक्ट तो मैं हूं, लेकिन उसको मैं किस चीज से खींच रहा हूं, चादर पकड़ के उसको बैठा दिया। अब मुझे कोई बैठा दिया, अब मैं पकड़ के, वो कोई मुझे खींच रहा है चादर पकड़ करके, तो मैं मूव कर रहा हूं ना। तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो उस पे फोर्स लग रही है, बैठ करके खींचोगे तो कम फोर्स लगेगा, ऐसे खींचोगे बैठा देंगे किसी को तो उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाता है, ठीक। तो किसी भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है तो उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज को देखिए, इस पे देखिए कितना सारा वेट है। अगर इस वेट को हम लोग हटा दें और उसको सिर्फ इस तरीके से नॉर्मल उसको धक्का दें तो बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब इसको इसके ऊपर रख करके स्लाइड करते हुए ले जा रही है, तो इसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। समझ गए? इसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जब कोई चीज राउंड शेप की हो, जैसे टायर्स हैं, जैसे आप कार या बाइक पे जा रहे हैं, तो बेसिकली आप फोर्स लगाते हो ना। मतलब जब भी आप कार बाइक को देखो, उसके टायर को देखो ना, रोलिंग है वो, में रोलिंग मोड में रहता है वो, मतलब रोल होता है, ठीक है। तो फोर्स लगाते हो तो टायर मूव करता है, फिर एक समय के बाद वो जाकर के रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि आपके
आप क्योंकि उस पे रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, एग्जाम्पल टेबल के नीचे टायर लगे रहते हैं, है ना। अब उसको ढकेल दो, तो जिसपे जो रोलिंग है, अगर उसको ढकेल दिए, वो रोल हो रहा है, एक समय के बाद रुक जाएगा, तो वो कौन सा फ्रिक्शन है? हम लोग तो ये पढ़ लिए कि एक समय के बाद रुकेगा, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? तो टायर है, रोलिंग चीजें हैं, उस पे जितनी भी चीजें, स्केटिंग्स हैं, स्केटिंग है ना, उसके नीचे देखो टायर लगा रहता है स्केटर्स के। तो उनके नीचे, जिसके नीचे टायर्स वगैरह लगे रहते हैं, बाइक है, कार है, एक समय के बाद जो रुकता है, रुकता तो फ्रिक्शन की वजह से है, लेकिन कैसे रुकता है, कौन सा फ्रिक्शन है? वो रोलिंग फ्रिक्शन में आता है। ठीक। स्लाइडिंग में वो जिसको हम लोग स्लाइड करते हुए ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, और रोलिंग में वो जो राउंड शेप है, टायर है, ये सारी चीजें। इसमें हम लोग अगर रोलर स्केटर्स, स्केटबोर्ड, ये सारा हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में कितना, 4 मिनट। फ्लूइड फ्रिक्शन में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किसी फ्लूइड की फ्रिक्शन, जैसे कि एग्जांपल मतलब कि एयर में, वाटर में, इन सब में जो भी फ्रिक्शंस यूज होती हैं, देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन में कहते हैं। ठीक है, पानी के अंदर या फिर हवा में, जैसा पैराग्लाइडिंग देखिए लोग कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें जो भी फ्रिक्शन यूज हो रही है उसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। आप एयर या वाटर में जाओगे, जब भी, जैसे पैरालाइडिंग में, एक टाइम के बाद आप पूरा फोर्स जो है आपका, पूरा फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तब वो चल रहा है। अगर आप इसमें फोर्स नहीं लगाओगे तो वो अपने मन से नहीं चलेगा, है ना। पानी में भी आप हो तो उस पर ताकत लग रही है, नाव भी चला रहे हो तो उसमें भी ताकत लग रही है, ठीक है, तो पूरा फोर्स लगा रहे हो तब वो चलेगा। लेकिन सामने से भी फोर्स लग रहा है, तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। जब हम हवा में हैं, तो हवा में तो मेरी ताकत लगी, मैं उड़ गया। अब जो सामने से फोर्स आ रही है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन आएगी। ठीक है। पानी में भी सेम चीज है। आप नाव चला रहे हो, नाव चला रहे हो, बोट चला रहे हो, अब वो चल रही चली, एक समय के बाद कभी तो रुकेगी, कभी तो उसकी स्पीड कम होगी, तो जो सामने से उसके फोर्स आ रही है, तो वो क्या, कौन सी फ्रिक्शन है? वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन किसमें होती है? गैस में, एयर में, वाटर में, इन सब में क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक। जब आप बाइक राइड करते हो, तो एयर की वजह से थोड़ी देर में आपकी बाइक भी आगे जा करके रुक जाएगी। ठीक, एक्सीलेटर ले लिया, छोड़ दो एक्सीलेटर लेकर के, एक्सीलेटर लेके छोड़ दो, एकदम न्यूट्रल करके छोड़ दो। थोड़ी देर बाद जो रुक रही है, तो सामने से एयर आ रही है ना, हवा तो सामने से आ ही रही है, तो वो जो सामने से जो फोर्स लग रही है, उस फ्रिक्शन को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक। लेकिन उसके टायर पे कौन सी फ्रिक्शन लग रही थी? टायर कैसे रुक रहा है उसका? टायर रुक रहा है उसका रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है। साइकिलिस्ट कई बार स्ट्रीम लाइन हेलमेट पहनते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा भी होगा कहीं। हाँ, देखिए इसमें कहीं लिखा होगा जरूर। जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, वो लोग कई बार क्या करते हैं, स्ट्रीम लाइन हेलमेट पहनते हैं, स्पेशली डिजाइन के क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि जिसमें कम से कम फ्लूइड फ्रिक्शन हो पाए। जितनी कम फ्लूइड फ्रिक्शन उनके ऊपर लगेगी, उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स कर पाएंगे, उतना कम वो थकेंगे, उतना तेज उनकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए ये लोग इस तरीके से ये चीज यूज करते हैं। थिंग्स दैट अफेक्टिंग फ्रिक्शन, क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं? तो सबसे पहले पे क्या लिखा है? तो अगर जब हम दो सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि साइकिल या बाइक में हम लोग ग्रीस का यूज करते हैं, ठीक है, ऑयल का यूज करते हैं, वैक्स का यूज होना, ये सारा, अगर दो चीज के बीच में, दो सरफेस के बीच में अगर लुब्रिकेंट अप्लाई होता है, तो ये अफेक्ट करता है हमारे फ्रिक्शन को। ठीक। रोलिंग से फ्रिक्शन बेटर रिड्यूस हो सकता है, पुशिंग से थोड़ा दिक्कत होगी। रोल कोई चीज कर रही है, वो चीज ज्यादा अच्छा होता है, रेदर देन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट। तीसरा नंबर, जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा, उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितना प्लेन सरफेस पे मूव करना होगा, उतना आसान होगा मेरे, ठीक है। रफ है तो ज्यादा, जो जाहिर सी बात है कि ज्यादा मुश्किल होगा रफ रफ जगह पर हमको मूव करना। जितना प्लेन है, जितना स्मूथ है, उतना अच्छा है। ठीक। इसी तरह उसके नीचे भी लिखा है, स्मूथ सरफेस पे
कम फ्रिक्शन होता है। लेकिन ऑड इवन है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, ऐसे ऐसे रास्ता है पूरा, उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है। ठीक, सिंपल सी चीज थी, फ्रिक्शन सिर्फ इतना ही है आपका। इसके बाद एक टॉपिक आपका आएगा जिसको कल मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। उसका नाम है